कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो ठीक है, हम दोनों ही उनके होश में आने का इंतजार करते हैं। आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं जरा बाहर जाकर आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर विनायक बाहर चला गया। विनायक का ऐसा स्वभाव देखकर नताशा को विनायक के प्रति मन में थोड़ा अपनापन सा महसूस हुआ। कुछ देर में विनायक पानी लेकर आ पहुंचा और बोला, लीजिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। नताशा जी, आपको बहुत तकलीफ हुई। अगर आज आप वहाँ ना होते तो ना जाने क्या होता। विनायक जी, देवी जी, कुछ नहीं होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। ये तो आपका बड़प्पन है। आप खामा मुझे शर्मिंदा कर रही है। जी, आप उनके पास जाइए, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। नताशा मानसी के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही मानसी ने आंखें खोली और नताशा को देखते ही बोली, दीदी तुम आ गई। हाँ मनु, अब कैसी है तू? ठीक हूँ। झूठ बोलती है पगली, मुझे पता है तू बिल्कुल भी ठीक नहीं। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। कमजोरी तो होगी ही, इतनी गहरी चोट जो आई है तुझे। दीदी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, वो तांगा कैसे मेरे सामने आया और मैं गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बस अब तू आराम कर, ज़्यादा मत बोल, तकलीफ होगी। तभी विनायक डॉक्टर साहब के साथ मानसी के पास आ पहुंचा। विनायक को देखते ही मानसी बोली, अरे राजकुमार साहब, आप यहाँ कैसे? जी देवी जी, जिस तांगे से आपकी टक्कर हुई थी उसमें ही बैठा था। तांगा भी सड़क से उतर गया था, लेकिन वहाँ उसे भागने की जगह नहीं मिली क्योंकि वहाँ गड्ढा था, इसीलिए मुझे चोट नहीं आई। लेकिन जब मैंने देखा कि आप बेहोश होकर गिर पड़ी हैं तो मैं भागकर आपके पास आया और एक मोटर वाले की मदद से आपको अस्पताल ले आया। आप लोग बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले मैं मरीज की जांच कर लूँ, डॉक्टर साहब बोले। जी जरूर। और डॉक्टर साहब ने मानसी की जांच करके कहा कि अभी तो मरीज घर जाने के काबिल नहीं है, अभी कुछ दिन तो इन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। जो दवाइयाँ मैंने लिखी है उन्हें दीजिए और खाने पीने पर सख्त परहेज होगा। और इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। मानसी दुखी होकर बोली, लो, एक कैद खाने से बड़ी मुश्किल से रिहाई मिली थी, अब दूसरे कैद खाने में कैद हो गई। और भाग हॉस्टल से। ना तू हॉस्टल से भागती और ना ये एक्सीडेंट होता। नताशा बोली, दीदी कुछ तो रहम करो मुझ पर, तू इसी के लायक है। अरे रहने दीजिए देवी जी, वैसे भी वो विपदा की मारी है, आप और मत सुनाइए। चलो कोई तो हमदर्द मिला, वरना सब तो यहाँ मेरी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। देखिए ना विनायक बाबू, रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। देखो तो कैसी बातें करती है, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। जो करती हूँ इसके भले के लिए ही तो करती हूँ, और ये ऐसी बातें करती है। नताशा जी, अब आप मिल जा सकती है, मैं इनके पास रहता हूँ। हाँ दीदी तुम जाओ, और जब दोबारा आना हो तो खाने के कुछ अच्छा सा लेते आना। नताशा, बेटा अब कुछ दिनों के लिए अपनी चटोरी जीभ पर लगाम लगा ले। अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा सुना नहीं तूने? मानसी दुखी होकर, हाय राम, अब मेरा क्या होगा? हे ऊपर वाले, ये कहाँ का न्याय है? सब कुछ छीन लेता लेकिन मेरा खाना। ओ नौटंकी, अब बस कर, कितना कोसेगी भगवान को? ये सब तो तेरा किया कराया है, अब मैं मिल जाती हूँ। विनायक बाबू को ज़्यादा मत परेशान करना, शाम को आऊँगी फल लेकर। और इतना कहकर नताशा चली गई। लो, हो गया कबाड़ा, ना जाने कब तक इस अस्पताल में रहना होगा, जब तक आप बिल्कुल से ठीक नहीं हो जाती। ठीक है राजकुमार, अब इसके सिवा और चारा भी तो नहीं है। दिन भर का समय मानसी को अस्पताल में काटना मुश्किल पड़ गया। रह रहकर वो बस बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। विनायक मानसी की हालत से वाकिफ था। उसे पता था कि जो लड़की एक जगह कभी शांत होकर नहीं बैठ सकती, उसके लिए पूरा दिन बिस्तर पर गुजारना कितना कठिन होगा। शाम हुई, नताशा अस्पताल आई मानसी से मिलने, हाथों में ढेर से फल लेकर, और विनायक से बोली, विनायक बाबू अब आप घर जा सकते हैं।
मैं रात को यहाँ रुक जाऊंगी। विनायक ठीक है, जैसा आप उचित समझे। मैं अब घर जाता हूँ, कल मिल जाने से पहले फिर से मिलने आऊँगा। जी बहुत अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप फिर से मुझे शर्मिंदा करती है, ये तो मैंने मानवतावश किया। जी विनायक बाबू, आप दिन भर मेरे पास रहे, मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो आप दोनों बहनें शुक्रिया अदा कर करके मुझे यूं ही शर्मिंदा करती रहेगी। रात का समय दोनों बहनें अस्पताल में थी। कुछ देर में बहादुर घर से खाना लेकर आ गया। मानसी के लिए सूप आया था और नताशा के लिए सादा खाना। नताशा तो वैसे भी सादा खाना खाती थी, लेकिन उसने उस दिन और भी सादा खाना बनवाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मानसी खाना खाने की फरमाइश करे। सूप को देखकर मानसी का मुंह बन गया, लेकिन नताशा के डर से उसने वो सूप खत्म किया। विनायक अस्पताल से घर आया। उसने घर आकर जानकी से दिन भर की बात कह सुनाई। जानकी बोली, सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। विनायक, ना जीजी, चोट तो बहुत आई थी, लेकिन समय पर इलाज होने से खतरा टल गया। जानकी, तो ठीक है, कल जब तू मिल जाए तो मुझे भी संग ले चलियो। मैं भी मानसी से मिल लूँगी और कुछ खाने को भी बना लूँगी। ना जीजी, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो उनका परहेजी खाना चल रहा है। सब कहने की बातें हैं, परहेजी खाना खा के आज तक कोई मरीज ठीक हुआ है भला? डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। मैं कुछ चटपटा सा बना लूँगी जिससे मानसी को खाकर अच्छा लगे। विनायक, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो इल्ज़ाम मैं अपने सिर पर कतई ना लूँगा। जानकी, हाँ हाँ, मैं क्या किसी से डरती हूँ। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कर लेना। जानकी, अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अच्छा जीजी। इतना कहकर विनायक हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठे। ऐसे ही सबका सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। नताशा ने मानसी से कहा, मैं अब घर जाती हूँ, क्योंकि तैयार होकर मुझे मिल के लिए निकलना है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज। ठीक है दीदी, तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगी। मानसी बोली, कह तो ऐसे रही है जैसे दादी पर दादी हो, मुझे पता है तू अपना ख्याल रखेगी। नताशा बोली। मानसी, सच दीदी, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। तभी नर्स कमरे में आई और बोली, चलिए आप बाहर जाइए, अब मरीज को तैयार करके उन्हें नाश्ता और दवा देनी होगी। जी मैं घर ही जा रही हूँ, अब अपना काम शुरू कर सकती है। नर्स, जी आप मरीज की जरा भी फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। तब तो बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं चलती हूँ मानसी, शाम तक फिर आऊँगी। और इतना कहकर नताशा घर को रवाना हो गई। नर्स ने मानसी को तैयार करके जूस और बटर ब्रेड दिया, लेकिन मानसी को वो पसंद नहीं आया। उसने बस एक दो निवाले खाए और एक दो घूंट जूस पीकर सब वापस कर दिया। नर्स ने दवाई दी, उसने वो खाई और फिर बिस्तर पर लेट गई। उधर विनायक के घर में विनायक मिल जाने को निकला तो जानकी बोली, मैं भी तैयार हूँ, तेरे साथ मैं भी चलूँगी मानसी को देखने। उसके लिए मैंने चटपटे आलू के पराठे भी बनाए हैं। क्या कह रही हो जीजी, आलू के पराठे, वो भी मरीज के लिए? क्यों रे, मैंने क्या गलत कर दिया? पराठे ही तो बनाए हैं। मानसी ठीक से नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे कहने से तुम मान थोड़ा ही जाओगी। जब तुझे पता है तो ज़्यादा बहस मत कर, दरवाजे पर ताला लगा और चुपचाप अस्पताल चल। मैं भला तुमसे कैसे बहस कर सकता हूँ? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो तुमसे कुछ भी कहूँ। और दोनों बहन भाई सोनू और पिंकी को लेकर अस्पताल को चल दिए। अस्पताल पहुंचकर जानकी और विनायक मानसी के कमरे में पहुंचे। विनायक को देखते ही मानसी बोल पड़ी, अरे राजकुमार, आ गए आप? जानकी ने जैसे ही राजकुमार सुना तो मानसी से पूछ बैठी, माफ़ करना मानसी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप विनायक को राजकुमार कहकर क्यों पुकार रही हैं। जी आपका परिचय? मानसी ने जानकी की ओर इशारा करते हुए विनायक से पूछा। जी ये मेरी बड़ी बहन जानकी और ये मेरे भांजा भांजी, विनायक ने जवाब दिया। ओहो, तो जानकी दीदी, मुझे आप मत कहे, मानसी कहकर ही पुकारे। और रही इनके राजकुमार होने की बात, तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तब से मैं इन्हें राजकुमार ही पुकारती चली आ रही हूँ। मानसी बोली, ठीक है, तो मैं तुम्हें मानसी ही कहूँगी। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है? जानकी ने मानसी से पूछा। दीदी आप ही बताओ, बिना अच्छे नाश्ते के दिन की शुरुआत ना हो तो ऐसे जीवन का भला क्या फ़ायदा? ऐसा जीवन तो
जानवर भी जी लेते हैं। सुबह सुबह बटर और ब्रेड लेकर आई थी नर्स, मुझसे तो ना खाई गई। पता नहीं इस कैद खाने में कितने और दिन रहना पड़ेगा। मानसी बोली। विनायक, लगता है राजकुमारी साहिबा एक ही दिन में उकता गई है। कैसे ना उकताऊं, कल से बस बेस्वाद चीज़ों को ही मुंह देख रही हूँ। कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाता तो मेरा दिन बन जाता। घबराए नहीं शहजादी साहिबा, हम उसका इंतजाम करके आए हैं। अच्छा, सच कहिए राजकुमार, मानसी ने चहकते हुए पूछा। विनायक, जी हाँ, लेकिन मैं जरा इधर उधर निगाह डाल लूँ। अगर कोई डॉक्टर या नर्स इस ओर आ गई तो हम तीनों को अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान मैं ज़िंदगी भर ना भूल पाऊंगी। विनायक, ये मेहरबानी मेरी नहीं जीजी की है, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। ठीक है, तो मैं मुआयने पर लग जाता हूँ, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। जानकी ने अपने पास रखे थैले में से एक पीतल का टिफिन निकाला और खोलकर मानसी के सामने रख दिया। मानसी बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई और खाने का डब्बा हाथ में लेकर बोली, ओहो, आलू के पराठे, कितनी अच्छी खुशबू, बस मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। इन्हें खाकर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना होगा, कम से कम भूखे पेट तो ना मरूंगी। मानसी बोली। जानकी, अरे ये कैसी बातें करती हो, अब तुम आराम से खाओ और मैं रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाकर ले आया करूंगी। सच दीदी, कितनी अच्छी हो आप, मानसी बोली। और मानसी पराठे ऐसी खाने लगी जैसे कई जन्मों की भूखी हो, और वो खाई जा रही थी और विनायक उसे एकटक देखे जा रहा था। मानसी की मासूमियत ने विनायक का मन मोह लिया था। मानसी के हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी पसंद की चीज मिल गई हो। तभी मानसी का ध्यान विनायक की ओर गया और उसने विनायक को देखा कि वो उसे एकटक देख रहा है तो वो थोड़ा झेंप गई। मानसी ने जैसे ही पराठे खत्म किए वैसे ही नर्स कमरे में आ धमकी और बोली, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? जी कुछ नहीं, ये बच्चे जिद कर रहे थे इसीलिए इन्हें कुछ खाने को दिया है। जानकी ने सोनू और पिंकी की ओर इशारा करते हुए कहा। जी तब तो ठीक है, मुझे लगा आप लोगों ने मरीज को तो कुछ नहीं खिला दिया, नर्स बोली। विनायक, जी भला हम ऐसा क्यों करने लगे, हम भी तो मरीज की सलामती चाहते हैं, मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। नर्स, जी ठीक है, अभी कुछ देर में डॉक्टर साहब मरीज का मुआयना करने आने वाले हैं, इसीलिए कहने आई थी। तो ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, मुझे मिल भी जाना है। मानसी, जी आप लोग जा रहे हैं, अब मुझे सारा दिन अकेले रहना पड़ेगा। विनायक, जी अब क्या कर सकते हैं राजकुमारी साहिबा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक अस्पताल ही आपका घर है। मानसी, ठीक है राजकुमार, तो आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप ऐसी बातें करती है तो लीजिए, मैं नहीं जाता मिल। अरे नहीं नहीं राजकुमार साहब, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप मिल जाइए, वहाँ दीदी आपका इंतज़ार करती होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। इतना कहकर जानकी और विनायक अस्पताल के बाहर आ गए। जानकी सोनू और पिंकी के साथ घर निकल गई और विनायक मिल पहुंचा। मानसी की बातें सुनकर विनायक को कुछ अच्छा नहीं लगा था। मानसी का उदास चेहरा अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने मन में सोचा कि काश उसे मिल ना आना होता तो वो मानसी के संग अस्पताल में ही रुक जाता। कितनी साफ दिल की है मानसी, मासूम और भोली, साथ में थोड़ी अल्हड़ भी। विनायक ये सोच ही रहा था कि नताशा उसके केबिन में आकर बोली, क्या हुआ विनायक बाबू, क्या सोचते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं, मैं तो मानसी जी के बारे में सोच रहा था, वो आज काफ़ी उदास लग रही थी। विनायक बोला। तो आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? नताशा ने पूछा। जी मैं उनसे क्या कहता भला, अगर आप वहाँ होती तो उनका उदास चेहरा आपसे भी नहीं देखा जाता। विनायक बोला। वो इतनी उदास होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, नताशा बोली। विनायक, जी आपको कुछ तो सोचना होगा उनकी मनोदशा के विषय में। जी मैं कुछ सोचती हूँ इस विषय में। नताशा से कुछ देर बातें करके विनायक अपने केबिन में चला गया, लेकिन नताशा कुछ परेशान सी हो गई थी विनायक की बातें सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को ये एहसास हो कि वो बिल्कुल अकेली है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो जल्द ही इस समस्या का समाधान
खोज निकालना चाहती थी। वो दिन भर अपने केबिन में चैन से न रह पाई। उसे लग रहा था कि सच में वो अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख पा रही है। अपने पिताजी को उनकी मृत्यु के समय उसने जो वचन दिया था कि वो हरदम मानसी का ख्याल रखेगी, वो उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। नताशा ने आज ऑफिस का कोई भी काम नहीं किया और ना ही अपने केबिन से बाहर निकली। आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे आज खुद से शिकायत थी कि मिल के काम और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच वो अपनी छोटी बहन को समय नहीं दे पा रही थी। दोपहर के खाने का समय हो आया था। तभी बहादुर ने नताशा को आवाज दी और नताशा का ध्यान टूटा। बहादुर ने नताशा से कहा, दीदी मैं बहादुर, आज आजा बहादुर, अंदर आजा। नताशा बोली, दीदी खाना लगा दूं? बहादुर ने पूछा। बहादुर आज खाना वापस ले जा, खाने का मन नहीं है, नताशा ने कहा। बहादुर, लेकिन क्यों दीदी? आज मन कुछ उदास सा है। मुझे पता है दीदी आप क्यों उदास है। छोटी दीदी अस्पताल में भर्ती है, शायद इसीलिए आप परेशान हैं। नताशा ने उदास होकर कहा। हाँ बहादुर, मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी छोटी बहन को समय नहीं दे पाती। मिल के कामकाज और सामाजिक जीवन में इतना उलझ चुकी हूँ कि अपनी प्यारी बहन को ही भूल गई हूँ। लेकिन दीदी अगर आप कारोबार नहीं संभालेगी तो फिर कौन है जो आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने वाला? आप अपनी कर्तव्य से तो कभी भी पीछे नहीं हटी, बस आपको अन्य कामों के लिए समय ही नहीं मिलता। इसमें आप कहीं पर भी गलत नहीं है नताशा, लेकिन दुनिया ये नहीं समझती ना, सब तो मुझे ही दोषी ठहराते हैं। ऐसा नहीं है दीदी, आप इन सब के लिए स्वयं को दोषी ना ठहराए। पहले आप शांत मन से खाना खाइए, फिर कुछ सोचते हैं इसके बारे में। खाना वापस ले जा बहादुर, मैं आज खाना ना खाऊंगी। ना दीदी ऐसा मत कीजिए, घर और कारोबार की सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। आप खाएगी पिएगी नहीं तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आपके ही दम पर ही तो हम सब हैं। लेकिन आज मैं खुद को कमज़ोर पा रही हूँ, जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी हूँ। आप कैसे थक सकती है दीदी? हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप खाना खा लीजिए, बहादुर बोला। नताशा, रहने देना, आज खाने का मन नहीं है, जबरदस्ती मत कर। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही सही। ठीक है तो इतनी जिद कर रहा है तो लगा दे प्लेट, लेकिन थोड़ा ही खा पाऊंगी। बहादुर, ठीक है। और बहादुर ने नताशा के लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद नताशा बहादुर से बोली, तेरे मन में इस समस्या का कोई हल हो तो बता। बहादुर, दीदी है तो। लेकिन नताशा, तो बोल, अचानक चुप क्यों हो गया? लेकिन क्या? बहादुर, वो क्या है ना दीदी, आपको छोटी दीदी के साथ बड़ी बहन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आना होगा। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करें, उनको अकेला ना रहने दे। वो आपसे छोटी हैं और आपका बड़प्पन बरकरार रहे, इसीलिए वो दिल खोलकर आपसे कोई भी बात नहीं करती। इसीलिए किसी ऐसे इंसान को जरिया बनाइए जो छोटी दीदी के मन की बात आप तक पहुंचा सके। आपकी समस्या का यही सबसे बड़ा समाधान होगा। नताशा, बिल्कुल सही कहा तूने बहादुर, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, इसीलिए मैं आज तक मानसी के मन तक ना पहुंच पाई। बड़ी होने के नाते वो मुझे मान देती है, शायद इसीलिए वो अपने मन की बातें मुझसे दिल खोलकर नहीं कह पाती। यही आज तक मैं ना समझ पाई। लेकिन अब मैं ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढूं जो मानसी के मन की बात मुझ तक पहुंचा सके। बहादुर, दीदी अब तो ये आपको स्वयं ही सोचना पड़ेगा। हाँ याद आया बहादुर, मैं जानती हूँ कि वो शख्स कौन है। बहादुर, आखिर कौन है वो? नताशा, वो है विनायक बाबू। मैंने अक्सर देखा है कि जब मानसी उनके साथ होती है तो बहुत ही खुश नजर आती है। अब मैं विनायक बाबू से कह दूंगी
कि वो अब ज़्यादातर समय मानसी के साथ अस्पताल में ही बिताया करे और मानसी के मन की बात मुझसे बताया करे। बहादुर, तब तो दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। तूने बिल्कुल सही कहा बहादुर, अब आप चिंता मत कीजिए। जब तक छोटी दीदी सेहतमंद नहीं हो जाती तब तक आप विनायक बाबू से कहिए कि वो ज़्यादातर समय उनके संग अस्पताल में रहे, यही सही रहेगा। नताशा बोली। बहादुर, तो आज से ही आप इसकी शुरुआत कर दीजिए। आप विनायक बाबू से इस विषय पर बात कर लीजिए और अभी ही उन्हें अस्पताल जाने को कहिए। नताशा, ठीक है, तो तू अब घर जा, मैं विनायक बाबू से इस विषय पर बात करती हूँ। बहादुर ने खाने का डब्बा पैक किया और घर चला गया। इधर नताशा विनायक के कैबिन में पहुंची और संकोच करते हुए विनायक से बोली, विनायक बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए, विनायक बोला। नताशा, लेकिन कुछ संकोच सा होता है। जी, जो भी बात है आप बिना संकोच के कह सकती हैं। मुझे डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। जी देवी जी, भला मैं बुरा क्यों मानूंगा। नताशा, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। विनायक, आप बात को कुछ ज़्यादा ही खींच रही है। जो कहना है कहिए, मेरे बस में होगा तो ज़रूर करूँगा। नताशा, जी बात यह है कि मानसी के मन की बात मैं जान नहीं पाती। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो वो मेरा बड़प्पन बनाए रखने के लिए अपने मन की बात मुझसे नहीं कह पाती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक वो अस्पताल में है तब तक आप उसके साथ अस्पताल में रहे। विनायक जी, मैं मानसी जी के पास अस्पताल में तो रह लूँगा, लेकिन यहाँ मिल के काम का क्या होगा। नताशा, विनायक बाबू, आप मिल के काम की बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी और अगर आप मुनासिब समझे तो इस काम के लिए आपके वेतन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। विनायक, कैसी बातें करती है आप। देवी जी, क्या मैं इंसानियत नहीं समझता। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए पैसे के मुकाबले भावनाओं की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इन्हीं भावनाओं के बल पर ही तो हृदय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसीलिए मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या मैं ये समझूं कि आप अस्पताल में मानसी के पास रहने को राजी हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं दोनों बहनों के मन को मिलाने का जरिया बन सकता हूँ तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपने यह कहकर मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकती कि आप की रजामंदी से मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आपकी सदैव एहसानमंद रहूंगी। विनायक, ये कैसी बातें करती है आप। और फिर ये तो मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। आप दोनों बहनों का प्यार सदैव बना रहे। ठीक है, तो आप अभी इसी समय अस्पताल रवाना हो जाइए, मैं शाम तक अस्पताल पहुँचती हूँ। जी बहुत बढ़िया, तो मैं फिर अस्पताल की ओर निकलता हूँ। जी ठीक है, नताशा बोली। जैसे ही विनायक अस्पताल जाने को हुआ तो नताशा ने उसे टोकते हुए कहा, विनायक बाबू जरा सुनिए तो। जी कहिए, कोई बात है, विनायक ने पूछा। जी, नताशा बोली। कहिए, विनायक बोला। मैं ये चाहती थी कि मानसी के पास जब आप जाए तो कुछ चटपटा सा खाने के लिए ज़रूर ले जाए, इससे वो खुश हो जाएगी। विनायक, जैसे वैसे क्या ले जाऊं, आप ही कोई आइडिया दे देती तो अच्छा रहता। नताशा, ऐसा कीजिए, आप चटपटी सी भेलपूरी बनवा लीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी डॉक्टर या नर्स ना देख पाए। विनायक ने हंसते हुए कहा, कमाल है देवी जी, आप मुझे चोरी करने को कह रही है और साथ साथ ये भी समझा रही है कि पुलिस से भी सावधान रहूं। नताशा, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। विनायक, जी नहीं देवी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। नताशा, तब तो ठीक है, मुझे तो लगा कि आप शायद मेरी बात का बुरा मान गए। जी ऐसा कुछ नहीं है, तो अब इजाज़त है जाने की। जी बिल्कुल, अब आप जा सकते हैं, अब ना टोकूंगी। जी, मुझे भी यही यकीन है कि अब आप मुझे ना टोकेगी। विनायक और नताशा दोनों ही इस बात पर ठाका लगाकर हंस पड़े। नताशा को हंसते हुए देखकर विनायक बोला, आप अपना खड़ूसपन वाला रवैया छोड़कर अगर कभी कभी इस तरह दिल खोलकर
हंस लिया करे तो आपका मन भी हल्का महसूस किया करेगा। जी अब से कोशिश करूंगी, नताशा हंसते हुए बोली। जी अब तो नहीं रुकूंगा, नहीं तो फिर कोई बात निकल पड़ेगी, विनायक बोला। जी अब आप जाइए, नताशा बोली। जी हाँ, और इतना कहते ही विनायक मिल के बाहर आ गया और अस्पताल जाने के लिए तांगे को रोका। इधर नताशा मन ही मन विनायक की बातों को सोच सोच कर बस मुस्कुराती रही। इधर विनायक अस्पताल पहुंचा और उसने अस्पताल के बाहर ही खड़े एक बुजुर्ग की रेहड़ी से पहले भेलपूरी बनवाई, फिर उस बुजुर्ग को पैसे देकर भेलपूरी को अपने झोले में छुपाया और मानसी के कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो मानसी के कमरे में पहुंचा, अच्छा तो राजकुमारी साहिबा उपन्यास पढ़ रही हैं? अरे विनायक बाबू, आप कब आए? मानसी ने चौंकते हुए पूछा। जी तभी जब आप अपनी प्रेम कहानी में डूबी हुई थी। जी मैं मेरी नहीं, और देव और पारो की प्रेम कहानी में डूबी हुई थी, मानसी ने जवाब दिया। अच्छा जी, तो आपको भी प्रेम कहानियाँ पढ़ना पसंद है? विनायक बोला। तो क्या आपको भी प्रेम कहानियाँ पढ़ना पसंद है? मानसी ने चहकते हुए पूछा। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि प्रेम से ही तो संसार बंधा है और प्रेम ही एक दूसरे से बांध कर रखता है, विनायक बोला। मानसी, सच में आपको भी ये लगता है? विनायक, जी हाँ, प्रेम के बिना सब नीरस है। जी मेरा भी यही मानना है। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी मुझसे प्यार करे तो वो निस्वार्थ करे, मेरी दौलत और शोहरत से नहीं, केवल मुझसे प्यार करे। वो मेरी रूह से प्यार करे, दिल की गहराई से मुझे चाहे, बस मेरी तो यही तमन्ना है। मानसी ने भावुक होकर अपने मन की बात विनायक से बोल दी, लेकिन जब अपनी बातों का अर्थ समझा तो दूसरे ही पल अपनी पलकें झुका ली। विनायक जी, भगवान करे कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो। विनायक की बात सुनकर मानसी झेप गई और बात टालते हुए बोली, बहुत भूख लगी है, काश कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाता। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो आपके लिए भेलपूरी लाया था, तो जल्दी निकालिए ना, देर किस बात की है? मानसी ने बेसब्र होकर कहा। तो मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, फिर आप ये भेलपूरी मज़े से खाइए और पेपर भी वापस मेरे झोले में डाल दीजिएगा, नहीं तो खामाखा न शक करेगी। जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और इतना कहकर मानसी भेलपूरी इस तरह से खाने लगी कि जैसे उसने जाने कब से खाना ना खाया हो, और उसे खाता देखकर विनायक को अच्छा लग रहा था। वो लगातार उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। मानसी की मासूमियत और भोलेपन से उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। उसे खाते हुए देखकर वो उसे बस एकटक निहारे ही जा रहा था। कुछ देर में मानसी ने भेलपूरी खत्म कर दी और विनायक से बोली, राजकुमार, अब आप आराम कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपको पहरेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे आहो भाग्य जो मैं आपके कुछ काम तो आ सका। मानसी, मेहरबानी तो आपकी हम पर हुई है राजकुमार साहब, जो आप हमारे लिए इतनी जायकेदार भेलपूरी बनवा कर लाए, तभी तो आपने हमारे लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। विनायक ने छेड़ने के इरादे से मानसी से कहा। मानसी, माफ़ कीजिए विनायक बाबू, मुझे तो पता नहीं था कि वो भेलपूरी आपको भी खानी थी। ना ना शहजादी साहिबा, आप अफसोस ना करें, मैं तो मजाक कर रहा था। मानसी, तब तो बड़ा बेरहम मजाक था। हमारे खाने की कमजोरी को आप मजाक का नाम देकर अच्छा नहीं कर रहे। विनायक, शहजादी साहिबा को जब हमसे इतनी शिकायत है तो फिर लीजिए, हम कल से अब अस्पताल नहीं आएंगे। ना विनायक बाबू, ऐसा बदला मत लीजिए, इतने भी बेरहम मत बनिए। मानसी ने फिर बिना सोचे समझे बोल दिया और फिर से शर्माते हुए पलकें झुका ली। विनायक, तो इसका मतलब है कि हमारा अस्पताल आना राजकुमारी साहिबा को पसंद है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मानसी शर्माते हुए बोली। विनायक, तो इसका मतलब है कि हमारा आना पसंद नहीं है? मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। तो आप कहना क्या चाहती है, जरा खुलकर बताइए। शहजादी साहिबा जी, विनायक ने चिढ़ाते हुए कहा, आप तो खामखा से में हमें अपनी बातों में उलझा रही है। मानसी शिकायत करते हुए बोली। तो फिर मैं क्या समझूं, जरा आप ही बता दीजिए, विनायक बोला। हमें नहीं मालूम, मानसी बोली। विनायक, तो फिर हम जाते हैं। मानसी, जी
आप तो छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं। जी, जिद ही सही। मानसी, जी, आपके आने से अकेलापन महसूस नहीं होता और बस। विनायक, ये हुई ना बात। आपकी दीदी ने कहा है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, तो मैं ही अस्पताल में आकर कुछ देर आपसे बातें करके आपका अकेलापन दूर करूं, और कोई बात नहीं है। मानसी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर दीदी ने मेरे मन की समझ ली है। विनायक, वो क्यों नहीं आपके मन की बात समझेगी, वो आपकी बड़ी बहन है। जी, शायद आप सही कहते हैं, लेकिन उनसे अपने मन की बात करते हुए डर लगता है। शायद दुनियादारी संभालते संभालते उनके अंदर एक गंभीरता आ गई है, और आपको उनकी इसी गंभीरता से डर लगता है। मानसी, शायद यही सही है। विनायक, लेकिन समय मिले तो कभी आप उनके बारे में भी तो सोचें कि कैसे काम की वजह से उनकी दुनिया सिमट कर रह गई है। जब कभी उन्हें भी कोई तनाव या तकलीफ होती होगी, तो वो किसके कंधे पर अपना सिर रखकर रोती होगी। सही कहते हैं आप, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। विनायक, तो कभी समय मिले तो ज़रूर सोचिएगा। मानसी, जी, मुझे लगता था कि दीदी बहुत ही कठोर दिल की है। ये आपकी गलतफहमी है। सभी इंसान को किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, वो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो। मानसी, जी, मैंने कभी ये जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। विनायक, पता है आपको, वो भी कभी कभी अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती है। जी, अब मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो उनका बहुत ख्याल रखूंगी, उन्हें सभी चिंताओं से दूर कर दूंगी। ये हुई ना बात, मुझे आपसे यही आशा थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप दोनों बहनें एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की परेशानियों को समझे। जी, आपकी शिकायत ज़रूर दूर होगी। मैं यही चाहता था। तो फिर अब मैं चलता हूँ। देखिए ना, अब तो अंधेरा भी होने को आया है, दीदी घर पर इंतजार करती होगी। मानसी, जी, आप जा सकते हैं, अब ना रोकूंगी। और विनायक के जाते ही मानसी उसकी बातों में खो गई। वो सोचने लगी कि कितना अच्छा इंसान है। आजकल के ज़माने में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। ये तो बिना स्वार्थ के ही हम बहनों की इतनी फिक्र करता है। वाकई में दिल का बहुत अच्छा है। मानसी अपने बिस्तर पर बैठकर ये सोच ही रही थी कि नताशा मानसी के लिए रात का खाना लेकर अस्पताल आ पहुंची, और मानसी को ऐसे गुमसुम देखकर बोली, नताशा, क्या बात है, हमारी बहना किस सोच में डूबी है। अरे दीदी, आप आ गई। पहले तू बता कि तू किस सोच में डूबी थी। कुछ नहीं दीदी, बस आपके बारे में सोच रही थी। अच्छा, मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा था भला। यही कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तू तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया। ना दीदी, बस भेलपूरी खाई थी। मानसी अचानक बोल गई, और फिर नताशा का चेहरा देखकर डर कर बोली, विनायक बाबू ले आए थे तो क्या करती मैं। नताशा, डर मत, मैंने ही उनसे भेलपूरी ले जाने को कहा था। मानसी, सच दीदी, आप कितनी अच्छी हो। तो फिर कल उनसे समोसे लाने को कहिएगा। नताशा, कुछ ज़्यादा हो रहा है। मानसी, ठीक है, तो भेलपूरी ही भिजवा दीजिएगा। नताशा, तू अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगी, तूने तो कसम खा रखी है। दीदी, आपको पता है, अगर मैं शरारतें ना करूं तो मर जाऊं शायद। मरे तेरे दुश्मन, और खबरदार, जो आज के बाद ऐसी मनुष्य बातें की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गलती हो गई दीदी, माफ़ कर दो। नताशा, अच्छा अच्छा, चल चल, ज़्यादा बातें मत बना। आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से जीरा आलू बनाकर लाई हूँ। ज़्यादा तीखा और चटपटा नहीं है, लेकिन तू खाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। मानसी, अब आपने इतने प्यार से बनाया है तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। चल, तो मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। और इतना कहकर नंदिनी हाथ धोने चली गई। उधर विनायक घर पहुंचा और जानकी ने उसे हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए कहा। जानकी ने विनायक के लिए खाना परोसा और खाने लगा, लेकिन आज उसका ध्यान खाने पर नहीं था। पता नहीं वो क्या सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसका ऐसे मुस्कुराते देखकर सुलक्षणा से रहा ना गया, और वो जो विनायक से पूछ ही बैठी, क्यों रे, खाना कैसा बना है। आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। विनायक, हाँ दीदी, नमक थोड़ा कम है, जरा नमक तो लाना, वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है। जानकी, अब तो पता लग गया कि सच में तेरा खाने में
मन नहीं है, सब्जी में नमक कम नहीं ज़्यादा है पगले। ना वो मैं कुछ सोच रहा था जानकी, जरा मैं भी तो सुनूं कि तू किसके बारे में सोच रहा है। वो कुछ नहीं, अस्पताल गया था मानसी जी से मिलने, तो भेलपूरी लेकर गया था, उन्हें खाता देखकर मुझे हंसी आ गई, तो वही बात मेरे ध्यान में आ गई। अच्छा, तो आजकल मानसी के बारे में बहुत सोचा जा रहा है। ना जीजी, ऐसा कुछ ना है जैसा तुम सोच रही हो, मैं सोच रही हूँ। और इतना कहकर जानकी भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।